Hello friends, welcome to my YouTube channel World of Education. Today in this video I'll discuss the definition of dependent under the Employees Compensation Act 1923. अगर आप में से किसी ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है कंपनसेशन एक्ट 1923 की, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि पहले मेरी जो लास्ट वीडियो हैं उन्हें देखें, क्योंकि जब तक आप लास्ट वीडियो नहीं देखेंगे आपको ये वीडियो शायद ही समझ आए। तो लेट्स स्टार्ट। सी द डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट अंडर द एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। देखिए, डिपेंडेंट का मतलब क्या है। डिपेंडेंट का मतलब है जो एम्प्लॉय था जिसकी या तो डेथ हो गई है या डिसेबलमेंट, टोटल डिसेबलमेंट हो गया है, इस तरह के जो एम्प्लॉय था उसकी अर्निंग से कितने लोगों की जीविका चलती थी, कितने लोग उसकी अर्निंग से अपना काम चलाते थे। तो जो इस तरह के लोग हैं जो डिपेंड थे एम्प्लॉय की अर्निंग पर, उन्हें डिपेंडेंट कहा जाएगा। अब इस तरह के जो पर्सन है जो डिपेंडेंट हैं, वो उनको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वो जिनको अंडरस्टूड है, जो कि उस पर डिपेंड है ही, जैसे उसकी वाइफ हो गई, उसके बच्चे हो गए, ये तो अंडरस्टूड है, डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जो डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, जिन्हें आप डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं कह सकते, जैसे कि उसके ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गई उसकी, तो कुछ इस तरह के केसेस भी हो सकते हैं। तो यानी आप डिपेंडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो जो डायरेक्टली डिपेंड है, यानी आप डिपेंडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी एक तो वो जो अंडरस्टूड है, जिसको आपने डायरेक्टली डिपेंडेंट माना हुआ है, और सेकंड कैटेगरी में वो आएंगे जो होली या पार्शियली डिपेंडेंट थे एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉय अर्निंग। सो इस डायग्राम से मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये टॉपिक जो है अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूजन में रहते हैं कि आखिर डिपेंडेंट हम माने किसे। तो देखिए, एक एम्प्लॉय है, तो देखिए एक एम्प्लॉय है, जाहिर सी बात है, उसकी एक वाइफ भी होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर है तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी ही बात है। तो उसकी एक वाइफ होगी, तो वाइफ को आप डायरेक्टली डिपेंडेंट मानेंगे। देखिए, जो मैंने ग्रीन कलर में शो किए गए हैं वो डिपेंडेंट हैं, यानी उनको जो ग्रीन कलर में मैंने शो किए गए हैं उनको आप डिपेंडेंट मानेंगे। तो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की वाइफ हो सकता है, एम्प्लॉय का कोई बेटा हो, बॉय हो, या एम्प्लॉय की कोई बेटी हो। तो बेटे को कब डिपेंडेंट मानेंगे और बेटी को कब डिपेंडेंट मानेंगे, तो इसकी कंडीशन है। देखिए, बॉय होगा तो या तो वो माइनर होगा या मेजर होगा। अब यहाँ जब हम माइनर बॉय की बात कर रहे हैं तो लेजिटिमेटेड भी हो सकता है, इलेजिटिमेटेड भी हो सकता है, या एडॉप्टेड भी हो सकता है माइनर। तो देखिए, अगर माइनर है और लेजिटिमेटेड या अडॉप्टेड है या इलेजिटिमेटेड है, तो उस केस में उसे डिपेंडेंट मानेंगे। यानी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता माइनर बच्चा लेजिटिमेटेड है, अडॉप्टेड है, इलेजिटिमेट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बॉय माइनर है, किसी भी केस में अगर बॉय माइनर है तो उसको डिपेंडेंट मानेंगे। लेकिन अगर बॉय मेजर है तो उस केस में मेजर है, यानी 18 साल से ऊपर का लड़का है, तो चाहे वो मैरिड है चाहे वो अनमैरिड है, उसको किसी भी केस में डिपेंडेंट नहीं मानेंगे। राइट, डिपेंडेंट नहीं मानेंगे।
इसके बाद देखिए गर्ल है, जब हम गर्ल की बात करते हैं तो माइनर हो सकती है या फिर मेजर हो सकती है। अगर हम माइनर की बात करें तो माइनर में भी मैरिड हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि माइनर गर्ल है लेकिन फिर भी उसकी शादी कर दी गई, तो उस केस में भी वो क्या डिपेंडेंट मानी जाएगी। अनमैरिड है, माइनर गर्ल अनमैरिड है तो भी डिपेंडेंट मानी जाएगी। इफ़ मैरिड है एंड विडो हो गई, उस केस में भी क्या मानी जाएगी, वो डिपेंडेंट मानी जाएगी। यानी कि इससे एक कॉमन सी बात निकल के आती है, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, अगर वो दोनों माइनर हैं तो केस चाहे कोई भी हो वो डिपेंडेंट माना जाएगा। लेकिन गर्ल अगर मेजर है उस केस में क्या होगा, या तो मैरिड होगी या फिर अनमैरिड होगी। उस केस में या तो मैरिड होगी या फिर अनमैरिड होगी। अगर मैरिड है तो डिपेंडेंट नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर विडो है तो डिपेंडेंट मानी जाएगी। क्या कहा मैंने, अगर गर्ल विडो है तो डिपेंडेंट मानी जाएगी। लेकिन और अनमैरिड है तो भी क्या है, अनमैरिड है और 18 साल से ऊपर की एज की है तो भी क्या डिपेंडेंट मानी जाएगी। लेकिन लड़के के केस में, बॉय के केस में हमने क्या देखा था, अगर अनमैरिड है और 18 साल से ज़्यादा की एज का है तो उसे डिपेंडेंट नहीं कहेंगे। यानी सीधा सीधा प्रिविलेज किसके खाते में, गर्ल के खाते में। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय का एक फादर हो सकता है या मदर। एक फादर, एम्प्लॉय का एक फादर है और एक मदर है। अब अगर मदर विडो है तो क्या मानेंगे उसे, डिपेंडेंट। क्या मानेंगे, डिपेंडेंट, क्योंकि अब उसका अर्निंग सोर्स तो उसका बेटा ही है अगर वो विडो है तो। लेकिन अगर वो विडो नहीं है, कौन, मदर, अगर विडो नहीं है तो उसको डिपेंडेंट नहीं मानेंगे, डिपेंडेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि मानेंगे उसका अर्निंग सोर्स क्या है, उस एम्प्लॉय के फादर हैं। यानी उसकी मदर किसकी डिपेंडेंट है, उसके फादर पे। इसके बाद देखिए अगर बॉय है, मान लीजिए बॉय है और उसकी शादी हो गई, उसे कोई चाइल्ड था बॉय का, और जो बॉय था उसकी डेथ हो जाती है। अब उसका एक बच्चा है, एम्प्लॉय के जो बॉय था, एम्प्लॉय का जो बेटा था, उसकी डेथ हो जाती है। उस बेटे का कोई भी एक चाइल्ड है जो कि क्या है, माइनर है। क्या है, माइनर है, उसको भी हम क्या मानेंगे, किस पे डिपेंडेंट मानेंगे, एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट मानेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसकी डॉटर इन लॉ है, किसकी, एम्प्लॉय की एक डॉटर इन लॉ है और वो विडो है, यानी उसके बेटे की डेथ हो गई है एम्प्लॉय के, तो उसकी डॉटर इन लॉ को भी क्या मानेंगे, डिपेंडेंट मानेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए उसकी बेटी है और उसकी बेटी का कोई माइनर चाइल्ड है, बेटी का एक माइनर चाइल्ड है, एम्प्लॉय की बेटी की डेथ हो जाती है और उसका एक माइनर चाइल्ड है। अब उस माइनर चाइल्ड के कोई पेरेंट जिंदा नहीं है, ना फादर और ना ही मदर, तो उस केस में भी वो माइनर चाइल्ड किस पे डिपेंडेंट माना जाएगा, एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट माना जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए एम्प्लॉय का एक ब्रदर हो सकता है या फिर उसकी सिस्टर हो सकती है। एम्प्लॉय का ब्रदर है, अगर वो माइनर है, एम्प्लॉय का ब्रदर क्या है, माइनर है, तो किसका डिपेंडेंट माना जाएगा, एम्प्लॉय पे डिपेंडेंट। अगर सिस्टर है और अनमैरिड है या फिर विडो है, सिस्टर अनमैरिड या विडो, तब भी क्या मानी जाएगी, वो उसकी डिपेंडेंट मानी जाएगी। अगर सिस्टर मैरिड है तो उसको हम डिपेंडेंट नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि अब हम मानेंगे उसका अर्निंग का सोर्स क्या है, उसके हस्बैंड है। पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट इफ नो पेरेंट ऑफ द वर्कमैन इज अलाइव, उनको भी हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉय का
डिपेंडेंट मानेंगे। तो इसके अलावा एम्प्लॉय का कोई बॉय है, इसके अलावा एम्प्लॉय का कोई बॉय है या गर्ल है, और वो कैसे हैं, इनफर्म हैं, यानी कि दुर्बल हैं, मान लीजिए विकलांग है, डिसेबल हैं, तो उस केस में भी चाहे वो माइनर हो, मेजर हो, एडॉप्टेड हो, लेजिटिमेटेड हो, इलेजिटिमेटेड हो, कोई भी केस हो, उस केस में भी वो क्या माने जाएंगे, एम्प्लॉय पर डिपेंडेंट माने जाएंगे। आई होप इस डायग्राम के थ्रू आप काफ़ी हद तक डिपेंडेंट में कौन इंक्लूड होगा, कौन इंक्लूड नहीं होगा, समझ सकते हैं। और ये अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ये अपने आप में एक काफ़ी वाइड टॉपिक है। तो हम नेक्स्ट सी द एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर कंपनसेशन। देखिए ये जो एक्ट है, इस एक्ट के सेक्शन 3 में, इस एक्ट का सेक्शन 3 बताता है कि एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज या पर्सनल इंजरी में क्या रहेगी। देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले इन केस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीज। ऑक्यूपेशनल डिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऐसी कोई भी डिसीज़ जो कि ऑक्यूपेशन से होती है ना, आपका ऑक्यूपेशन इस तरह का है, एम्प्लॉयमेंट वर्क ही इस तरह का है कि उससे डिसीज़ होने के पूरे चांसेस हैं। तो इस केस में जो डिसीज़ होगी, इफ़ एन employed in any employment specific in part 1 of schedule 3, अगर शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में जो डिफाइन किया गया है एम्प्लॉयमेंट वर्क, अगर आप उसमें से जो शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में एम्प्लॉयमेंट वर्क डिफाइन किया गया है उसमें से किसी भी एम्प्लॉयमेंट वर्क में अगर एम्प्लॉई इन्वॉल्व है और किसी ऑक्यूपेशनल डिसीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है, तो ऐसी डिसीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा कंपनसेशन के लिए, एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल होगा। इसके अलावा if an employee employed in any employment specific in part B of schedule 3, अगर शेड्यूल 3 के पार्ट बी में जो स्पेसिफाई किए गए हैं एम्प्लॉयमेंट, अगर एम्प्लॉय उनमें से किसी भी एम्प्लॉयमेंट वर्क में इन्वॉल्व था तो उसके लिए भी एम्प्लॉयर लाइबल होगा कंपनसेशन के लिए। If he has been employed for a continuous period of not less than 6 months under same employer even when the disease was contracted after the employment ceased। देखिए अगर शेड्यूल 3 में पार्ट बी में जो एम्प्लॉयमेंट वर्क स्पेसिफाई किए गए हैं, अगर एम्प्लॉई 6 महीने तक उस एम्प्लॉयमेंट वर्क में था, मैंने क्या कहा, अगर कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो 6 महीने तक इस तरह के एम्प्लॉयमेंट में वर्क कर रहा है जो कि शेड्यूल 3 के पार्ट बी में डिफाइन किए गए हैं, तो इस तरह के एम्प्लॉय को कोई भी इंजरी होती है, कोई भी डिसीज़ होती है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर लाइबल होगा। इवन व्हेन द डिसीज वॉज कॉन्टैक्टेड आफ्टर द एम्प्लॉय सीज्ड, इवन 6 महीने के बाद अगर वो एम्प्लॉय काम छोड़ के चला जाता है और 6 महीने के बाद उसको इस तरह की डिसीज़ होती है जो कि उस एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुई है, तब भी एम्प्लॉयर इसके लिए लाइबल होगा। नेक्स्ट, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो शेड्यूल 3 के पार्ट सी में स्पेसिफाई है एम्प्लॉयमेंट, ऐसे एम्प्लॉयमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम करता है। मैंने क्या कहा, ऐसा केस जिसमें एक एम्प्लॉय है जो शेड्यूल
3 के पार्ट सी में जो एम्प्लॉयमेंट मेंशन है उनमें से किसी एम्प्लॉयमेंट में काम करता है जो कि उसने एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के साथ काम किया है, उस केस में क्या होगा? देखिए उस केस में क्या होगा, इफ़ ही इज़ एम्प्लॉयड फॉर सच कॉन्टिन्यूस पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई। अगर देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि किस एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना टाइम पीरियड होना चाहिए। मान लीजिए उसने किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा कि 6 महीने इस एम्प्लॉयमेंट में वर्क करना चाहिए एम्प्लॉय को, ठीक है। अगर मान लीजिए उसी 6 महीने में वो 2 महीने एम्प्लॉय ए के साथ काम करता है, 2 महीने एम्प्लॉय बी के साथ काम करता है और 2 महीने एम्प्लॉय सी के साथ काम करता है। इस तरह से 6 महीने हो गए और उन 6 महीने के बाद उसको कोई डिसीज़ होती है या इन 6 महीने पूरा करने के, या फिर मान लीजिए जब एम्प्लॉय डी के साथ वो काम कर रहा था और इस 6 महीने के बाद अगर उसको कोई डिसीज़ होती है तो उस डिसीज़ के केस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अब भाई कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? क्या एम्प्लॉय ए होगा, क्या एम्प्लॉय बी होगा या एम्प्लॉय सी होगा? भाई उसने काम तो तीनों एम्प्लॉय के अंदर, क्या एम्प्लॉयर ए होगा, क्या एम्प्लॉयर बी होगा या क्या एम्प्लॉयर सी होगा? भाई उसने काम तो तीनों एम्प्लॉयर के अंडर किया है 2 महीने। तो इस केस में the contracting of deceased shall be deemed to be injured by accident arising out of and in course of employment. All such employers shall be liable for the payment of compensation. ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आया भी हुआ है कि इस केस में जो जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनके साथ उसने काम किया है वो सभी एम्प्लॉयर लाइबल होंगे। अब किस तरह से वो कंपनसेशन का बंटवारा करेंगे आपस में, तो इसके लिए केस जाएगा कमिश्नर के पास और कमिश्नर जैसा सही समझेगा उस रेशो में या जितना जस्टिफाई होगा उस रेशो में वो एम्प्लॉयर ए बी या सी के पास कंपनसेशन डिवाइड कर देगा कि एम्प्लॉयर ए इतना कंपनसेट करेगा, एम्प्लॉयर बी इतना कंपनसेट करेगा या एम्प्लॉयर सी इतना कंपनसेट करेगा। इन द केस ऑफ पर्सनल इंजरी, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को कोई पर्सनल इंजरी होती है, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पर्सनल इंजरी में इंक्लूड क्या चीज़ें होती हैं। नॉर्मली हम इंजरी को फिजिकल इंजरी समझते हैं, जैसे किसी के हाथ में लग गए, पैर में लग गए, हमें दिख रही है कोई इंजरी, तो इस तरह की इंजरी को हम नॉर्मली समझते हैं पर्सनल इंजरी। लेकिन इस तरह की इंजरी में मान लीजिए नर्वस शॉक हुआ, ब्रेक डाउन हुआ या मेंटल स्ट्रेन हुआ, तो इस तरह जो हमें इंजरी दिखाई नहीं दे रही है, हमें मेंटल से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है, इस तरह की इंजरी जो होंगी पर्सनल इंजरी में काउंट होंगी। अब इससे रिलेटेड एक केस है यहाँ पर। इस केस में क्या था, जो एम्प्लॉय था उसको एक कूलिंग रूम से बार बार हीटिंग रूम में जाना पड़ता था, यानी एकदम ठंडा रूम होता था, वहाँ पर काम करके फिर उसको अचानक से फिर एकदम गर्म रूम में जाना पड़ता था काम करने के लिए। तो इस तरह से अब आप सोच के देखिए, आप एसी के कमरे में बैठे हैं, अचानक से आपको बाहर धूप में जाना पड़े, फिर आपको एसी में आना पड़े, फिर आपको धूप में जाना पड़े, तो इस तरह से जो आपकी हेल्थ है उस पर इंजरी होगी ही होगी। तो इस तरह की इंजरी को भी, या फिर मान लीजिए कुछ इस तरह का काम आ गया कि एम्प्लॉय बहुत स्ट्रेस में है, बहुत स्ट्रेन में है, तो इस तरह से उसको कुछ मेंटल इंजरी होती है, तो वो भी इस तरह की इंजरी को भी पर्सनल इंजरी में हम काउंट करेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ इस लॉ से समझ आया होगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो रिलेटेड होगी कैलकुलेशन ऑफ कंपनसेशन, यानी जो कंपनसेशन मिलता है उसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।
और साथ ही आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। तब तक के लिए थैंक यू।